गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहो। शीट निकाल लो। कुछ होमवर्क नहीं दिया है? नहीं, होमवर्क शायद एक्सरसाइज 3 बचा हुआ है सेमीकंडक्टर का। वैसे आप ढंग से कर लेना, कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग लेके आना। आज के लिए वैसे मैंने कहा था सेमीकंडक्टर एक्सरसाइज 3। ओके, तो देखिए ग्रेविटेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सारा कुछ जो रिजल्ट है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर टू पॉइंट मासेस। जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। तो हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके लिए? पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक पॉइंट मास m1 है, दूसरा पॉइंट मास m2। तो आपको पता है जैसे इलेक्ट्रो में तो रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों था, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इफ दे आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन स्मॉल r, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? ये जो g होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस इज योर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। देखिए जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि 2 पॉइंट चार्जेस आपने रखे थे, उसके बीच में अगर आप कोई मीडियम फिल करते थे तो मीडियम पोलराइज हो जाता था, ध्यान है। और उसकी वजह से आपको दिखाई दिया था कि नेट फोर्स जो Q1 और Q2 पे चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई मीडियम का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर सिंपल आपका 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स है दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हम लोग अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में यूज करें, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप एग्जैक्टली 2 के ऊपर वेक्टर में दिखाना चाहते हो। तो ये बात आपको समझ में आती है कि जितना फोर्स इस पर लगेगा उसका इक्वल एंड अपोजिट इस पर लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इस पर एफ वेक्टर है तो इस पे माइनस एफ वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा ये m1 है और ये m2, तो जैसे मान लीजिए आपको फोर्स m2 पर चाहिए, तो अगर फोर्स आपको m2 पे चाहिए तो हम r वेक्टर ऐसे कनेक्ट करते हैं किसकी ओर? m1 से। तो दिस इज योर r वेक्टर
और इसकी जो डायरेक्शन होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कैप। तो बताइए मेरे पास जो फोर्स है वो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, आर कैप की तरफ नहीं है, इट इज अलोंग द माइनस आर कैप। इसकी डायरेक्शन किधर है, माइनस आर कैप की तरफ। यस और नो, क्योंकि ये फोर्स कैसा है, टू पर फोर्स जो है वो इस तरफ है। तो अगर आप टू पे फोर्स निकालते हो तो वन के रेस्पेक्ट में टू का पोजीशन वेक्टर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो माइनस आर कैप की तरफ है। वहां पे क्या करते थे इलेक्ट्रो में, यहां पर Q1 Q2 एज पर साइन कर देते थे, तो प्लस प्लस होते थे तो वो आर कैप में चला जाता था, माइनस माइनस होता था वो भी आर कैप में चला जाता था, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस आर कैप में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहां पर आपको माइनस ऑलरेडी देकर रखना पड़ेगा। तो याद रखना जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, ये फोर्स ऑन क्या है, फोर्स ऑन टू। तो ये जो आर वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, आर वेक्टर इज द वेक्टर जॉइनिंग m1 टू m2। समझ में आई बात, आप फोर्स किस पर निकाल रहे हैं, m2 पर, तो आपको आर वेक्टर किसके तरफ ज्वाइन करना है, m1 से m2 की तरफ। बात समझ में आया, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, यहां पर माइनस आर के बार बार साथ में रहेगा, तो दैट इज योर व्हाट, माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इट्स मैग्नीट्यूड आर कैप। अब आप चाहो तो आर कैप को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप यहां पर आर क्यूब करके आर वेक्टर कर सकते हो, ठीक है। फटाफट एक बार लिख लो। क्या चेंजेस आया, ये फोर्स हमेशा कैसा है, अट्रैक्टिव है, और फोर्स के वेक्टर फॉर्म में आपका इलेक्ट्रो से अगर हम कंपेयर करें तो बाहर एक माइनस का साइन आ रहा है। फटाफट लिखना है ना। माइनस कैसे लिख दिया, मुझे बताओ। ये फोर्स m2 पे फोर्स किस ओर है, उधर है कि इधर है, उस साइड कैसे बेटा, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, इधर होगा ना, तो दैट विल बी अलोंग माइनस आर कैप। ठीक है, तो योर आर कैप इज द वेक्टर ज्वाइनिंग m1 टू m2। फोर्स किस पे लिख रहे हो, टू पे। अगर वन पे लिखेंगे तो आर वेक्टर आप कहां से लोगे, m2 से m1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर लेंगे और उसके कंसर्न ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए आपके पास फोर्स का एनालिसिस है, तो वहां पर आपने जब फोर्स एस्टिमेट किया था तो उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का मतलब क्या था कि आप ये क्या कर रहे थे, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है उनका इफेक्ट किसी पॉइंट पर अगर आप देखना चाहते हो तो उसको आपने कहा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई आने वाला चार्ज उसमें क्या एक्सपीरियंस करता था, फोर्स एक्सपीरियंस करता था। तो हम अपने पार्ट को दो भाग में तोड़ के देख रहे हैं।
एक प्रोड्यूस करने वाला, दूसरा एक्सपीरियंस करने वाला। तो एक्सपीरियंस करने वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और प्रोड्यूस करने वाला अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ गए? तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो वो क्या होगा, ये जस्ट मैं आपको चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा समझा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए चेंजेस कहां पर होंगे। तो जो सेकंड पॉइंट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड, डेफिनेटली एक ऐसा फील्ड जहां पर एक मास क्या एक्सपीरियंस करे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे आपसे ये कहा जाए कि ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आप यहां पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए वहां पर आप क्या लाते थे, एक पॉइंट चार्ज लाते थे, वो भी टेस्ट चार्ज होता था। लेकिन यहां पर ऐसा कोई टेस्ट चार्ज जैसा कॉन्सेप्ट आप कोई भी पॉइंट मास लाके एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रो में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं अगर आपका मटेरियल कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल्स है। तो यहां पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा पार्ट, तो हम यहां पर एक एम नॉट मास लेकर आएंगे और हम कहेंगे कि इस एम नॉट पे सपोज फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इस डायरेक्शन में, तो आप क्या कहेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय force experienced by unit mass is called gravitational field. ओके, तो दैट मीन्स आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मैं उसको Eg लिखता हूं ऐसे सफिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है लेकिन ये Eg मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, कहीं पे G भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज व्हाट, F अपॉन एम नॉट। तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि आपका जो मास आया था जिस पर आपने फोर्स निकाला है, क्योंकि हमारा m क्या होता है, पॉजिटिव, इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एम नॉट पे जिधर फोर्स लगा है वो उसी डायरेक्शन में होगा। चार्जेस में उल्टा होता था, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती थी, उसी में फील्ड होता था, या रिवर्स बोले तो फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता था, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था। तो पहली बात तो ये क्या कैलकुलेशन प्रोवाइड करेगा आपको, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर किलोग्राम, यही ना। और न्यूटन पर किलोग्राम को आप क्या कह सकते हैं, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिट है इसकी। क्लियर है? तो ये आपको अगर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पता चल जाए, तो ये क्या पार्ट था, ये पार्ट था पता करना कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। तो उसको लाने का तरीका, उसको निकालने का तरीका, आप यहां पर एम नॉट लाओ और ये देखो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, दैट नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, उसका खुद के ही मास से आपने डिवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आपको पता चल गया कि सपोज ये ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां पर हमारा Eg है, Eg मतलब इस पॉइंट पर आपको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर आप यहां पर कोई m पॉइंट मास रखते हैं तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन पॉइंट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर आपको क्या पता हो कि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो दिस फोर्स ऑन दिस पॉइंट मास इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू Eg। यस और नो? और आपको पता है आपका m पॉजिटिव है, तो जिधर Eg होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो आप कह सकते हैं दिस फोर्स इज, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रो में दो बातें बोलते थे आप,
इलेक्ट्रो में आप बोलते थे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे लगता है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत फास्ट नोट करना। मतलब यहां पर F अपॉन एम नॉट जो है वो ईजी होगा। और एक बार आपको अगर ये पता चल जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो आपको वहां पर आने वाले मास से मल्टीप्लाई कर देना है। आने वाले मास का क्या डिफाइन हो जाएगा? आने वाले मास पे कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ बहुत सिंपल चीज है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जिधर होगा उधर ही आपका क्या होगा, उधर ही क्या होगा, फोर्स होगा। क्लियर है? नोट कर लिया? फील्ड जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है जिन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है, और फोर्स उस फील्ड में आने वाला जो पार्टिकल होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब जैसे आपसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, मान लीजिए आपका पॉइंट मास m है। हम क्या चाहते हैं, ये पता करना कि अपने चारों तरफ कितना फील्ड बना रहा है। तो उस फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके किसी पॉइंट पर किसी मास को लेके आएंगे। यहाँ कोई टेस्ट मास जैसी चीज नहीं होती है, सिंपल पॉइंट मास लेकर आइए आप। ये आपका आर वेक्टर है, तो आपको पता है फोर्स ऑन एम नॉट कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप। And what is the gravitational field at this point? That is upon m naught. And this gravitational field that is equals to minus gm by r square r cap. वहां पे क्या आया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज एज पर साइन। यहाँ पे माइनस नहीं आता था, यहाँ पे क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था। क्यू पॉजिटिव है या क्यू नेगेटिव है, तो आप एज पर साइन रख देते थे क्यू की वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमेशा पॉइंट मास की तरफ होता है। तो जैसे ये वाला आपका पॉइंट मास m है, इसने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया है, तो किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, directed towards the point mass, and that is your in magnitude gm by r square। ठीक है, तो एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे वहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर जीएम बाय आर स्क्वायर करेंगे। वहां पर प्लस के लिए अवयव होता था, माइनस के लिए टूवर्ड्स होता था। यहां पर मास के लिए टूवर्ड्स दी पॉइंट मास। ओके, क्या चेंज आया बताओ?
ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करें तो के क्यू बाय आर स्क्वायर वहां पर पॉजिटिव के लिए अवे होता था, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होता था। यहां पर जीएम बाय आर स्क्वायर दैट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट मास। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बहुत सारे फील्ड पढ़ते हो चैप्टर के अंदर, यस और नो? रिंग की वजह से, आर्क की वजह से, डिस्क की वजह से, वायर की वजह से, बहुत सारे कंडीशंस पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट मास है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव। ठीक है, मैं उसको अब यहां प्रूव करने नहीं जा रहा हूं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रो में हम बोलते हैं कि वो कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड, वैसे ही ये भी फील्ड कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। तो हम यहां पर अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ टू पॉइंट मास सिस्टम, टू पॉइंट मास सिस्टम, वहां पे क्या फॉर्मूला था? के Q1 Q2 बाय आर, और Q1 Q2 विल बी एज पर साइन। यहां पर होगा आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट विल बी माइनस जी M1 M2 बाय आर। यहां माइनस आपको अलग से लगाना पड़ेगा। दिस इज फॉर अ सिंगल पेयर। यू का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस GM1 M2 अपॉन आर। एक्चुअल में ये ऐसे आता है जैसे du इक्वल्स टू माइनस DW है, और माइनस ऑफ DW जो है वो F डॉट dr है। F हमारा क्या है? माइनस ऑफ GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये फाइनली सॉल्व होकर आता है du की वैल्यू माइनस माइनस प्लस GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर dr। ओके, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तब आपके पास u का एक्सप्रेशन आता है। और आपने कहां पर जीरो लिया हुआ है? एट इंफिनिटी। तो दैट इज योर माइनस GM1 M2 अपॉन आर। ठीक है। अच्छा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हो तो आपने इसके बाद पढ़ा था कि वी हैव प्लेंटी ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो अगर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपके पास एक मेथड तो क्या होता है, उनमें जितने पेयर्स हैं वो सेलेक्ट कर लो, जितने पेयर्स हैं सेलेक्ट कर लें। तो जैसे 3 पॉइंट मासेस है तो 3 पेयर बन जाते हैं, 4 पॉइंट मास है तो 6 पेयर बन जाते हैं। तो उन पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखे आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आपको n पार्टिकल सिस्टम है तो आप क्या फंडामेंटल लगा सकते हैं? NC2 पेयर्स निकाल के पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। या इसको निकालने का एक और तरीका होता था, जैसे M1 Q1, तो जैसे वहां Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 ऐसे पूरा जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करने से भी हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है। तो यहां पर अभी ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो अभी तक तो हम पेयर मेथड बना के निकालेंगे। इसके बाद क्योंकि ये फील्ड आपका कंजर्वेटिव है तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया, ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हटा रहा हूं मैं, है ना? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ने वाला है देखिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको पता है डेफिनेटली कि ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी से ही आया होगा। और हमें ये मालूम है कि जैसे यूनिट मास पे फोर्स क्या होता है? यूनिट मास पे फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल बोल सकते हैं। यस और नो? तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, पोटेंशियल एज अ डिफरेंस डिफाइन होता है पहले। ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यस और नो? जैसे सपोज आपका मास m0 है तो ये आएगा। अब आप इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ F डॉट dr डिवाइडेड बाय m0। तो
तो यहां से मेरा dv जो है वो चेंज इन पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ f बाई एम नॉट इज ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट dr। इस रिलेशन में कोई फर्क, पहले भी dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr था, अभी भी dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट dr ही है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस, यस और नो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ये रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। डेफिनेटली ये रिलेशन पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल के साथ है। तो ये रिलेशन आज भी वही है, dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट लगाओ एफ और डी आर के बीच में। क्लियर? तो ये रिलेशन अभी भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन आपका फील्ड का एक्सप्रेशन बदल रहा है, इस वजह से पोटेंशियल्स के भी एक्सप्रेशन बदलेंगे। ठीक है? तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, वो कितना होगा? दैट इज dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस gm बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। यही होगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dv कितना आएगा मेरे पास? माइनस माइनस प्लस gm बाय आर स्क्वायर डी आर। और आपको पता है कि व्हेन r इज इंफिनिटी potential is taken as, so at a distance r potential is, and this formula would be what? V equals to minus of gm by r, minus of gm by r। तो यहां पर ये माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, वहां पर क्या था? के क्यू बाय आर था और क्यू एस पर साइन हुआ करता था। ठीक है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये तो बता दीजिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि कभी कभी? मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, आता है नहीं आता है वो एक अलग चीज है। यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आप क्वेश्चन आते हैं हमेशा, मतलब जो चीज सिलेबस में है वो हमें पढ़नी है, पिछला क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मेरे अकॉर्डिंग। आगे क्या होगा वो उनको डिसाइड करना है पेपर बनाते वक्त, तो देंगे नहीं देंगे वो उनकी चॉइस है, हमारा काम है उस टॉपिक को कवर करना। ओके? अच्छा, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, तो आप पोटेंशियल किस लिए निकाल रहे हो? जैसे फील्ड निकाला फोर्स के लिए, तो आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं आने वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो अगर मैं कहूं कि एट अ पॉइंट फील्ड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज gravitational potential is V, then the potential energy of m mass at that point, क्या करूं बताइए? तो U इक्वल्स टू व्हाट? m इंटू, वहां पर क्या होता था?
क्यू वी होता था, क्यू और वी एज पर साइन आते थे। यहां पर आपका एम तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वी एज पर साइन आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको दिखाई दे गया। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो समझ में आ गया आपको। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द पॉइंट मास है, सॉरी पॉइंट मास की तरफ, और पोटेंशियल में माइनस जीएम बाई आर आएगा, मतलब माइनस ऑलरेडी साइन में आपके पास छुपा हुआ आएगा। ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ क्या था? वहां पे क्या था? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एफ फॉर अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा देखिए, इंटीग्रेशन ई जी, मैं इसको ई जी लिखता हूं, कई जगह पे जी लिखा हुआ मिलेगा, डॉट डी ए, ओके, ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक मिनट। तो पहली बात है एप्सिलॉन नॉट को चेंज करें क्योंकि के और जी एक जैसा है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे? 4 पाई जी। यस और नो? भाई के किसके इक्वलेंट दिख रहा है आपको? जी ना। तो के को आप क्या लिखते हो? 1/4 पाई। तो कहीं अगर आपको एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस करना है तो क्या लिखेंगे उसको? एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई जी, 1/4 पाई जी, या पहले एप्सिलॉन नॉट वाले को के में कन्वर्ट कर लो, फिर के की जगह जी रख दो, तो हमारे पास ये आएगा। अब आएगा आपके पास समेशन एम इन, समझते हो? लेकिन आपको पता है कि जो मासेस है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहां आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि जो एम की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अंदर की तरफ होती है, और आपको ध्यान है आपने एरिया वेक्टर बाहर सेलेक्ट किया हुआ है। तो आउट फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इन फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पर ये हमारा जो फ्लक्स है थ्रू द क्लोज सरफेस ये नेगेटिव आना चाहिए। तो समेशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया, क्योंकि मास पॉजिटिव होता है तो बाहर माइनस आपको खुद लगाना पड़ेगा। यस और नो? तो दिस इज योर गॉस लॉ, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस। देखिए एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ग्रेविटेशन से 32 क्वेश्चन आए 2021 में। देखो कैलकुलेशन भी आ रही है अपने पास। ठीक है, नहीं क्वेश्चन तो आते ही हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो छूट जाता हो कि कभी सालों से नहीं आया हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ग्रेविटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट पे क्वेश्चन आ जाता है, बाइनरी स्टार पे देखा लास्ट ईयर, बाइनरी स्टार सिस्टम पर क्वेश्चंस आए। ठीक है, नोट कर लिया? तो देखो ये जो इक्वेशंस आपके सामने हैं ये चेंजेस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से फॉर्मूले में, वो समझ में आ रहा है सबको? अब हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े थे तो मैं थोड़ा फास्ट लिखते जाता हूं, है ना? हटा दूं मैं ये? तो एक बात बताइए, एक आर्क की वजह से एक यूनिफॉर्म आर्क, ओके, यूनिफॉर्म आर्क है आपके पास, तो आपको पता है कि वहां पर आप लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ बताते थे, ये यहां पर होगा मास पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला था? और किस जगह पे? सिर्फ उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सपोज ये एंगल अल्फा है तो आपको पता है कि ये फील्ड टुवर्ड्स द एंगल बाइसेक्टर होता है, पहली बात तो इधर ये अल्फा/2 और डायरेक्शन टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स।
तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज व्हाट 2k लैम्डा बाय आर, के की जगह 2g लैम्डा बाय आर, आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल लिखना हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो जितना भी मास है उससे इसकी दूरी कितनी है, तो जी डी एम बाई आर, जी डी एम बाई आर माइनस का माइनस जी डी एम बाई आर माइनस जी डी एम बाई आर माइनस जी डी एम बाई आर, तो फाइनली दिस इज योर माइनस ऑफ जी एम बाई आर, जो भी इसका एम है टोटल। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में एम की बात करें तो कितना है बताओ, लैम्डा इंटू आर अल्फा, एम कितना है लैम्डा आर अल्फा। अच्छा, इसमें कौन सी चीज यूनिफॉर्मिटी पे डिपेंड करेगी, कौन सी चीज नहीं? नहीं, अगर लैम्डा यूनिफॉर्म है तब तो फील्ड ये लिख सकते हैं, लेकिन मास चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब भी पोटेंशियल तो ये लिखा जा सकता है, लेकिन फील्ड नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? इसी तरह से आपके पास एक रिंग जो है के एक्सिस पर, कैसा रिंग है, यूनिफॉर्म। क्या करें बताइए, एक यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस पर उसका मास m है, रेडियस r है, और ये हमारे पास पॉइंट x है। आपको पता है अगर ये कैसा हो यूनिफॉर्म, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए अवे होता था, इसके लिए टुवर्ड्स होगा। तो व्हाट इज Eg? जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर, इसका फंक्शन जानते हो, ध्यान है, आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम आता है। इसके बाद इसका पोटेंशियल हम लिखेंगे माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस आपको लगा के चलना पड़ेगा, यहां डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर है ये। क्लियर? ठीक है, वही आर बाई रूट टू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, डायग्राम बनाने में क्या ध्यान रखेंगे, जैसे आपका इधर x प्लस है तो आपका फील्ड जो है वो नेगेटिव शो किया हुआ है हमने, क्योंकि उसकी डायरेक्शन किधर है, x के डिक्रीमेंट की तरफ। तो अगर कोई आपको x के साथ ये ग्राफ बनाने के लिए बोल दे सपोज यहां पर, तो दिस इज योर E एंड x। ओके, तो ये ग्राफ कुछ इधर क्यों बनाया है, समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि x पॉजिटिव पर इसकी डायरेक्शन किधर है, x के डिक्रीमेंट की तरफ, तो हमने ये शो कर दिया कि नेगेटिव डायरेक्शन में है वो। ठीक है, कौन सी जगह है ये, r बाई रूट टू। ओके,
देखिए हमारे पास नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वायर। पॉइंट अलोंग द लेंथ हो, कंडीशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए ये आपका वायर है, यूनिफॉर्म है, यानी इसका लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, और ये कितना लेंथ है, मान लीजिए एल। तो यहां से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के लैम्डा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप क्या करें, यहां से एक्स पे जाके dx लेके कैलकुलेट करके निकाल लें। तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड की के लैम्डा एल ऑन आर इंटू आर प्लस एल। तो के की जगह जी आ जाएगा, डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, और मैं पोटेंशियल याद करना मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूं। आप डायरेक्ट क्या करो, यहां से पोटेंशियल लिखने के लिए मैं बना देता हूं। मान लीजिए वो एक्स डिस्टेंस है, क्या सेलेक्ट करेंगे आप, हाउ मच इट्स डीएम मास, लैम्डा dx, व्हाट इज इट्स dv, माइनस ऑफ जी dm बाय x। ओके, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी dm, dm कितना है, लैम्डा dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, r से r प्लस एल। तो आपको पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल है। देखिए ये फॉर्मूला आपने किस एंगल के करस्पॉन्डिंग पढ़ा है मुझे नहीं मालूम है। मैंने क्या किया, एक वायर लिया, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डी। ठीक है, उसके बाद मैंने दो एंगल नापे हैं, एक अपर एंड का थीटा 2, एक लोअर एंड का थीटा 1। मैं इस परपेंडिकुलर लाइन से नाप रहा हूं, आप हो सकता है आपने यहां से एंगल पढ़ा हो। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। आप क्या करना, जो भी आपके पास फॉर्मूला है ना, वो आपने पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से डायरेक्शन दिखाया होगा, किसके हिसाब से, और पॉजिटिव के दिखाया होगा और नेगेटिव के लिए उसका अपोजिट कर देते हैं। तो यहां पर वो आंसर नेगेटिव के जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो अवे की तरफ आता है, तो यहां पर हम इस कंपोनेंट को किधर दिखाएंगे, टूवर्ड्स। तो दिस इज व्हाट, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, जी लैम्डा बाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, इधर जी लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है हम लोग नीचे बनाते थे इस वायर के करस्पॉन्डिंग, ये ऊपर। आपने जैसा भी फॉर्मूला पढ़ा हो ना उसको नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग बना देना वहां जाके। एंगल आप ये यूज करना चाहो ये कर सकते हो, ये करना चाहो ये कर सकते हो। तो दिस इज योर ई पैरेलल। तो ये ई पैरेलल और ये ई परपेंडिकुलर एज पर दिस थीटा 1 थीटा 2।
ठीक है। अच्छा, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा मैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं निकालेंगे कैसे पोटेंशियल। तो जैसे आप क्या करेंगे, यहां से किसी एंगल थीटा पर जाएंगे पहले, किस पर, थीटा, फिर एक कट लगाएंगे कितने का, डी थीटा का कट लगाएंगे। ओके, तो यहां से ये डी है, ये आपका वाई होगा। तो पहली बात आपके पास वाई और डी में रिलेशन होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी, और y इक्वल्स टू डी टेन थीटा, dy इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो ये आपको dy मिल गया। dy से आप क्या कर सकते हैं, इस पे मास निकाल सकते हैं, दैट इज लैम्डा dy। ठीक है। अच्छा, इसकी दूरी कितनी है, अगर ये d है तो ये थीटा एंगल है, तो ये दूरी होगी d सेक थीटा। व्हाट इज दिस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, माइनस जी एम बाई आर, एम की वैल्यू होगी लैम्डा dy अपॉन आर डी सेक थीटा। ये dy रख दोगे यहाँ, dy रख के आप इसमें इंटीग्रेशन लगा देना फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। ओके, इसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ये सिंपल सा एस्पेक्ट, लैम्डा dy की वैल्यू ये है, और डिस्टेंस है डी सेक थीटा, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो थीटा वन से थीटा टू। कौन सा डी कट रहा है, ये डी से ये डी, क्या कहना चाह रहे हो,
तो बेटा अभी यहां रख दिया क्या मैंने dy, अपन क्या 1-2 में है क्या अभी, कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग? यहाँ dy रखने के बाद काटोगे कि पहले से काट दूं डी? नहीं, मुझे लगा से मतलब नहीं है। आप कह रहे हो इसमें डी आएगा कि नहीं आएगा, आप ये कह रहे हो सर यहाँ डी नहीं है, ये डी हट जाएगा, ये तो रखने के बाद हटेगा ना। मुझे नहीं मालूम फाइनल फॉर्मूले में क्या होगा। यहाँ पे आप डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखोगे तब इंटीग्रेट होगा। वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो आप देख लेना अपने आप। देखो अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हम लॉन्ग वायर की बात करते हैं, सबको ध्यान है, लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से कितनी दूरी पर खड़े हैं हम, स्मॉल आर दूरी पर। क्या होता है फील्ड की डायरेक्शन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, 2g लैम्डा बाय आर। ठीक है, अच्छा याद हो तो आपको इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला ऐसा आता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करता है। बात समझ गए? तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं, वी डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे आएगा, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ eg डॉट dr, यही होता है ना। अच्छा मैं जरा इस eg को रखू तो कितने लोगों को दिख रहा है कि ये अंदर की तरफ है, dr आपका बाहर की तरफ है, तो यहां एक माइनस है और एक इसके साथ आएगा, तो 2g लैम्डा बाय आर इंटू डी आर, 2g लैम्डा बाय आर इंटू डी आर। अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट। पता है ये इंटीग्रेशन आपसे क्या कहता है कि जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे आपका v आएगा कितना, 2g लैम्डा ln r प्लस c। अभी तक हम r बराबर इंफिनिटी पे v जीरो करते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन ये एक्सप्रेशन r इक्वल्स टू इंफिनिटी पे v जीरो अलाउड नहीं करेगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है vb माइनस va इक्वल्स टू 2g लैम्डा ln rb बाय ra। वहां पे क्या होता था, -2 के लैम्डा, -2 के लैम्डा ln rb बाय ra। यहाँ पर है 2g लैम्डा ln rb बाय ra, where rb and ra as the perpendicular distance from the wire, yes or no। तो यहां पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं करके हम पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम आपसे कभी पोटेंशियल पूछेंगे भी नहीं। पोटेंशियल पूछेंगे तो आर इंफिनिटी के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे आपको बताएंगे कि वो जीरो कहां मान दें हम, यस और नो। एक पॉइंट का बताएंगे तभी दूसरे पॉइंट का पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी पोटेंशियल आपको पढ़ाए हैं वो सब किसके करस्पॉन्डिंग है, इंफिनिटी पे जीरो के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म डिस्क क्या होता है फॉर्मूला, ये यूनिफॉर्म डिस्क हो तो उसका सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। ओके, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इसका वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई के लिख दो, तो यह आएगा 2 पाई जी सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो x है ना ये डिस्टेंस है, r इसका रेडियस है, और आप चाहो तो अगर इस एंगल को आप कुछ अल्फा मानते हैं तो ये आपके सामने कॉस अल्फा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ये वाला प्लेन एंगल अगर आप निकाल लेते हैं कि ये प्लेन एंगल कितना है तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा।
व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल? माइनस आपको लगाना पड़ेगा 2 पाई जी सिग्मा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, डाइपोल जैसी कोई चीज यहां नहीं होगी, तो वो सारे फॉर्मूले आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखने इस चैप्टर के हिसाब से. देखिए इधर, यूनिफॉर्म लार्ज सरफेस कैसा होता है? यूनिफॉर्म लार्ज सरफेस, इसका सिग्मा कांस्टेंट है. सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया. किधर होती है डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होता है, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स. तो ये मास है तो इस तरफ होगा. कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहां पे भी हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे. क्लियर है? जैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है, वैसे ही यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा. हाँ, इसको बिल्कुल सही बात है. 2 पाई जी सिग्मा. क्लियर? अच्छा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं वैसे ही कांस्टेंट मैग्नेटिक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में भी लिखेंगे. कैसे लिखते हैं बताओ तो? जैसे जैसे कांस्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो आपको पता है इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, तो मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इनके परपेंडिकुलर होंगे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. मान लीजिए इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है, और अलोंग द फील्ड ये आपका D है सेपरेशन. तो आपको पता है ये पूरा का पूरा VA पर है, ये पूरा पूरा VB पर है. तो अगर मैं लिखता हूं VA माइनस BB, तो एक मिनट, सबसे पहले क्या करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन ये D. अब इसमें देख लो प्लस लगाना है कि माइनस. तो मुझे पता है कि A जो है पीछे है, B आगे है, और हमें पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो यहां पर प्लस. और अगर कोई ऐसे लिख रहा होता कि सर VB माइनस VA लिखूं मैं, तो वो पहले तो लिखता है EG इंटू D, फिर हम क्या कहते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, यानी B का कम होगा और A का, तो यानी यहां पर माइनस साइन लगाना होगा. क्लियर और नॉट? यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल. यहां पे मेंशन कर लेना, ये मैंने लिखा है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में. बेटा वो लॉन्ग वायर के पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस गायब हो गया, क्योंकि हमारा फील्ड अंदर था ना, DR हमारा बाहर था. तो E डॉट DR करने में एक माइनस साइन आया, एक बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गए.
क्लियर? अच्छा, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल आपने देखा होगा, गॉस लॉ में जाके हम लोग प्रूव करते हैं तो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल में अगर उसका मास कैपिटल एम हो और वो यूनिफॉर्म हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कर देते हैं और बाहर का ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज Eg इक्वल्स टू Gm/r², Gm/r²। और पता है आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बाहर, -Gm/r, और अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है -Gm/R। ठीक है, ये तभी वैलिड है जब आपका शेल यूनिफॉर्म हो। आज जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं सारी चीजें। और नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर क्या होता है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, 1 मिनट, इसमें पूरे एंटायर वॉल्यूम में हम मास देंगे तो m जो है वो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यही ना? तो इसके अगर स्मॉल r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, Gm/r², एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला -Gm/r। ओके, फॉर स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, Eg इज KQR अपॉन r³, तो Gm/r³ या रो के फॉर्म में ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को पलट देना ऊपर। V का फॉर्मूला -Gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², ये होता है फॉर्मूला। याद रखिएगा, दोनों फील्ड्स हैं, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनवर्ड। ओके, अंदर भी तो Eg की डायरेक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया? आपको पता है ना सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से कितना होता है? सरफेस की वैल्यू KQ बाई कैपिटल R और अंदर आती है 3/2 KQ बाई R। यहां पर होगा -Gm/R और सेंटर पे होगा -3/2 Gm/R। कंफर्म? फील्ड का यूज फोर्स के लिए और पोटेंशियल का यूज पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया जाता है। कंफर्म? जस्ट रिकॉल करना है आपको चीजें, ताकि कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। सारे फॉर्मूले में माइनस आते जा रहा है, पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस आ रहा है और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सब अब एक की बजाय टूवर्ड्स होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग बहुत सारे प्रूफ करते हो, जैसे एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल जो है वो अंदर वाले बिंदु पे तो जीरो बनाता है और बाहर उसके बिहेवियर होता है एज अ वायर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, और उसका फॉर्मूला होता है 2k λ/r। तो यहाँ पे भी 2g λ/r उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कभी कभी आप लोग गॉस लॉ लगाने के लिए जैसे सिलेंड्रिकल लेते हो, तो सिलेंड्रिकल हम लोग 3 जगह पे ले रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक वायर होता है, एक सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, ये सब यूनिफॉर्म है।
तो आप लोग क्या करते हो, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हो, तो आपको पता है कि जो फ्लक्स आता है वो आता है E इंटू 2πRL, यस और नो, दैट इज इक्वल टू समेशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो Q की वैल्यू लिख के E निकाल लेते हो, यस और नो। जैसे यहां पर क्या आता है, E इंटू 4πR², E इंटू 4πR², दैट इज इक्वल टू समेशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे सिलेंडर के जो फॉर्मूले हैं वो लोग हम लोग रटते नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान रखते हैं कि यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल जो है वो अंदर वाले पॉइंट पे 0 बनाता है फील्ड, और बाहर उसका बिहेवियर एज अ वायर होता है। और अगर कभी सॉलिड आ जाता है तो फिर हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं। क्लियर है क्या? तो अब हम लोग यहां से इस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग बातें करेंगे। तो हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। देखिए, अर्थ जैसे अप्रोक्सीमेटली हमारे लिए किसके जैसा यूज होगा, एक सॉलिड स्फीयर। हालांकि थोड़ा बहुत आप जानते हो ओवल शेप का होता है, लेकिन बेसिकली वो हमारे लिए कैसा डील होगा, एक सॉलिड स्फीयर और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो अगर हम बात करें पहला पॉइंट कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो वो जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, GM/R², आर नहीं, GM/R²। अगर आप अर्थ के डेंसिटी के साथ रिलेट करना चाहते हो तो M विल बी रो इंटू 4/3πr की। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आएगा आपके पास 4/3πρ/g/r, यस और नो। और आपको पता है, अच्छा अगर मान लो अर्थ है तो अर्थ, और कोई दूसरा प्लैनेट है तो दूसरे प्लैनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम अर्थ की बात करें तो एम आपको पता है अर्थ का कितना होता है, लगभग 5 ओके। और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ना GM/R² फॉर अर्थ, तो स्मॉल g सिंबल देते हैं हम उसको, किसको, GM/R², जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये अर्थ के करस्पॉन्डिंग है। कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट का रेडियस जाएगा यहाँ पे। तो सरफेस पर अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू स्मॉल g के इक्वल होती है। आपने नोटिस किया है कि स्मॉल हाइट वेरिएशंस के लिए हम लोग इस g में वेरिएशन नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकली बात किया जाए तो हाइट के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आता है। ओके, क्लियर। वैसे आप लोग देखते हो जैसे आपने प्रोजेक्टाइल फेंका तो वो नियर अर्थ सरफेस ही सब कंसीडर होते हैं, इसलिए हम लोग जी की वैल्यू क्या करते हैं, सेम लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो जी है वो हाइट के साथ वेरी करता है। तो सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अबव
height h from surface of earth। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, अर्थ सरफेस के अबव ग्रेविटेशनल फील्ड का जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस नापते हैं, फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर इज फ्रॉम सेंटर, और हमने क्या लिखा, हाइट एच फ्रॉम दी सरफेस, तो आप इसको क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसमें स्मॉल जी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्मॉल जी कहां पर है, अर्थ सरफेस पे, तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बनेगा आपके पास जी एम बाय आर स्क्वायर कॉमन लेने पे, और डिनोमिनेटर में आएगा कितना, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सरफेस से किसी एच हाइट पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ओके, तो जी एम बाई आर स्क्वायर को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अर्थ, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर आपका एच कहा जाए कि स्मॉल है एज कंपेयर टू, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तब तो हम लोग स्मॉल जी के बराबर ही ले लेते हैं। लेकिन अगर वो कैपिटल आर से के कंपैरिजन में छोटा है, बट हो सकता है अपने आप में थोड़ा लार्ज हो, तो उसके कंसर्न क्या होगा, ये 1 प्लस एच बाई आर के होल स्क्वायर को ऊपर पावर -2 कर दे, और 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। तो सरफेस से किसी एच हाइट पर अगर वो एच हाइट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जी 1 माइनस 2h बाय कैपिटल आर। थर्ड इज at a depth d from the earth surface। ओके, इधर देखो, ये d डेप्थ कहां से है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना होगा, तो योर स्मॉल आर वुड बी कैपिटल आर माइनस डी। और आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, अंदर जी एम आर अपॉन आर क्यूब, या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है हमारे पास, यहाँ स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। ओके, यहां से कैपिटल आर कॉमन ले लो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है जी एम बाई आर स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर। ईजी इज व्हाट, स्मॉल जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर।
देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर यहाँ पर एच जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो माइनस जी आ जाएगा। बेटा यहाँ पर अगर एच आपका कैपिटल आर हो जाए तो आप यहाँ पे रख ही नहीं सकते, इस फॉर्मूले में नहीं रख सकते, आपको यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपेरेबल है, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ आके रखना होगा एच इक्वल टू कैपिटल आर और यहां से आप सॉल्व करेंगे। ये तब एप्लीकेबल है जब एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर। तो जब आप h इक्वल टू कैपिटल आर रख रहे हैं तो ये फॉर्मूला उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ओके। अच्छा इधर देखो, ये कोई अप्रोक्सीमेशन कई बार स्टूडेंट समझ लेते हैं या हम लोग क्वेश्चन में डाल देते हैं कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द d इज स्मॉल। ऐसा नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला आप देखो जनरल सॉल्व होता हुआ आ रहा है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। यहां पर अप्रोक्सीमेशन लिया गया है लेकिन यहां कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अच्छा अर्थ की वजह से अगर आपको कभी पोटेंशियल लिखना पड़े कहीं पर तो क्या करोगे, बाहर लिखेंगे माइनस जी एम बाई स्मॉल आर और अंदर का फॉर्मूला होगा माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यस और नो? और उसमें आप जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी से रिप्लेस कर सकते हो। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ओके। अब जैसे मान लीजिए एक रिमार्क बता रहा हूं ऐसे, इस फॉर्मूले में रख के तो आप जी के बारे में एस्टिमेशन लगा ही सकते हैं। अच्छा इसका अगर हम चलो इसी रिमार्क में ही पहले इसका डायग्राम बना दें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं है ना विद स्मॉल आर, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, यही होगा क्या? ये तो है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और ये E प्रोपोर्शनल टू आर है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर इसकी वैल्यू कितनी है? जी है। अच्छा याद रखना अगर मैं इसको कन्वेंशन में बना रहा हूं तो अगर मेरा स्मॉल आर पॉजिटिव है तो E की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अवे नहीं है, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, यानी आर कैप के ऑपोजिट है ये डायरेक्शन। यस और नो? तो अगर प्रॉपर ईजी का फंक्शन बनाना है, मैंने मैग्नीट्यूड का ये बना दिया है, बट कभी अगर प्रॉपर ईजी कोई बना के आपको ऐसा दे तो आप समझ जाना कि उसने आर के इंक्रीमेंट को क्या माना हुआ है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? कुछ इस तरह से बनेगा। ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ओके, ये दोनों का मतलब समझते हो ना? ये जो सारी चीजें हैं, अगर अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस रख देते हैं तो अर्थ के करस्पॉन्डिंग है, अदरवाइज किसी दूसरे प्लेनेट का अगर रख दो तो ये जो स्मॉल जी आ रहा है ना उस प्लेनेट के सरफेस का हो जाएगा। कंफर्म? एक सॉलिड स्फेयर का जो ये होता है इनसाइड, वो कितना होता है? GMR अपॉन KQR अपॉन आर क्यूब। वैसे GMR अपॉन आर क्यूब सॉलिड स्फेयर के अंदर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, उससे या उसको हम लोग KQR अपॉन आर क्यूब भी याद रखते हैं। क्लियर? अच्छा जैसे अगर कभी ना आपसे ये कहा जाए कि अर्थ में हमने कोई टनल बना दिया है, ठीक है, तो उस टनल के अंदर जो मोशन होगा, अगर हम ये कहें कि उस टनल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे ये हमारे पास अर्थ है, इसमें मैंने एक टनल बना दिया, सपोज वो टनल ऐसे है, डायमेट्रिकली बनाया है अभी मैंने, तो पहली बात तो ये टनल स्मूथ है, और इस मास को हटाने से
कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, समझ गए? ऑलमोस्ट ये आपका सॉलिड स्फीयर जैसा ही है। तो जैसे अगर हम सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर बात करते हैं कि कोई पार्टिकल है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है अगर इसका मास स्मॉल एम है, तो आपको पता है यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ कितना है, GMR अपॉन, तो आर की जगह क्या रखेंगे, एक्स। तो यहां पर जो फोर्स आएगा अंदर की तरफ होगा GMR, आर की जगह आएगा एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल एम। यही है क्या फोर्स? अब आपको पता है कि आपने जिधर शिफ्ट कर रखा है, तो आपके लिए एक्स इस तरफ पॉजिटिव है। तो अगर आप फोर्स को एज पर साइन कन्वेंशन देखना चाहो, तो माइनस ऑफ GMM एक्स अपॉन आर क्यूब। तो मेरे पास कितना आएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी स्मूथ है, तो इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन अभी तो नहीं कर रहा है एक्ट, क्लियर है, लेकिन किसी और जगह होगा तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस ऑफ GM बाय आर क्यूब, ओके, इंटू एक्स। क्या कहते हो, SHM है, दिस इज SHM। तो मोशन ऑफ दिस बॉडी इज SHM इनसाइड द टनल। लेकिन याद रखना, अगर ये बॉडी टनल के बाहर चली गई तो फिर ये पूरा मोशन ऑसिलेशन कहलाएगा। सिर्फ इतना पार्ट जो टनल के अंदर अंदर है वो। तो अगर आप इस SHM के एक्सट्रीम को इस टनल के अंदर रखते हैं, तब तक तो ये आपका SHM कहलाएगा पूरा मोशन। अगर आप एक्सट्रीम ये कहते हो कि आपका पार्टिकल सरफेस से बाहर निकल गया, तो अगर सरफेस से बाहर निकल गया तो क्या होगा, तो फिर वो जो फोर्स अंदर की तरफ है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल ना हो के आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझ गए? तो उस कंडीशन में हम उसको ऑसिलेशन बोलेंगे, ना कि SHM। तो अगर टनल के अंदर अंदर का मोशन SHM है, और इस SHM का ओमेगा कितना है, अंडर रूट GM बाय आर क्यूब, यू कैन राइट इट एज अंडर रूट G बाय आर, ओके। तो व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसकी वैल्यू निकाल के लाओगे। 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट R बाई G। आर कितना है, 6400 किलोमीटर्स, और स्मॉल g 9.8 meters per second square. So this is the time period of this SHM. Okay. याद रखना, पार्टिकल टनल के अंदर होना चाहिए, या फिर अगर ये टनल से बाहर निकला, टनल से बाहर निकला, तो फिर ये SHM नहीं है, ऑसिलेशन कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग कंडीशन ये भी है, देख लो फास्ट, कि अगर ये टनल डायमेट्रिकली ना हो के यहां कहीं पे मैंने डिजाइन किया होता, मान लीजिए वो यहां से कितनी दूरी पे है, कुछ स्मॉल d दूरी पर है, दिस टनल इज स्मूथ। तो इधर देखो, अगर आपका पार्टिकल यहां है, तो आपने उसको सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे कहा, तो ये जो आप देखेंगे ये स्मॉल r दूरी है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, कितना, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो ये फोर्स अंदर की तरफ F लग रहा है कि F cos थीटा, F cos थीटा। तो जरा आप देखो तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर तो बैलेंस कर जाएगा, किससे, इधर से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा किसको, F sin थीटा को, और F cos थीटा अंदर की तरफ है, तो x मेरा इधर पॉजिटिव है, तो x के कॉन्टेक्स्ट में ये फोर्स है माइनस ऑफ F cos थीटा। जरा देखो तो, माइनस ऑफ F की वैल्यू GMM अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r इंटू cos थीटा, देखा तो कितना है, cos थीटा इज योर x बाई स्मॉल r। इंटरेस्टिंग है, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, योर नेट फोर्स इज अगेन
माइनस ऑफ gm/r³ इंटू स्मॉल m इंटू एक्स। क्या सिमिलर है? फोर्स इज सिमिलर, और ये भी SHM परफॉर्म करवाएगा। और A इक्वल्स टू माइनस ऑफ gm/r³ इंटू एक्स। अगेन ये आपका SHM ही है, मतलब ये पूरा मोशन कैसा है? SHM। लेकिन याद रखना यहां पर भी बॉडी टनल के बाहर, और एक इवन टनल के बाहर उसको जाना ही नहीं है। अगर वो टनल के बाहर से आएगा ना, तो जैसे आप समझ सकते हो कि टनल के बाहर से वो सीधा नहीं चल सकता। यहां पे तो क्या हो सकता है, अगर वो टनल के बाहर जाता है तो ऐसे ऐसे कर सकता है, समझ रहे हो? लेकिन यहां अगर वो टनल के बाहर निकल जाता है तो फिर उसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो किसी एलिप्टिकल पाथ पे, या जो भी उसका कंडीशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, बट वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा, ये बात कंफर्म है। तो टनल के अगर अंदर अंदर है तो दिस मोशन इज स्टिल SHM। तो एक पार्टिकल अगर अर्थ में कोई टनल बनाते हो, चाहे वो डायमेट्रिकली हो, चाहे वो किसी डिस्टेंस पर हो टनल सेंटर से, उसका मोशन किस तरीके का है? अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है टनल कैसा होना चाहिए? स्मूथ। और इसमें एक और चीज, कभी कभी हम लोग आपसे क्वेश्चन में ये F sin थीटा का डिस्कशन करते हैं, समझ गए? तो यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके बराबर है? F sin थीटा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लो। F की वैल्यू कितनी है? gmm/r/r³ इंटू साइन थीटा इज व्हाट? d/r। यस और नो? d/r आएगा साइन थीटा, तो स्मॉल d/r ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, अर्थ के अराउंड अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो वो किस किस तरीके का मोशन हो सकता है। देन वी विल रिवॉल्व अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।